लंबे लंबे कटों से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली गुम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि बहुत जल्द लोगों को इस समस्या से निजात मिल जाएगी, लेकिन बिजली के बहाने ही सही कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस सरकार के बिजली मैनेजमेंट पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते ऐसे हालात पैदा हुए हैं। हालांकि सच यह भी है कि बिजली किल्लत सिर्फ हरियाणा की ही समस्या नहीं है, बल्कि बिजली की बढ़ती मांग के चलते यह समस्या इन दिनों देश भर में बनी हुई है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग के बीच कोयले की कमी ने सियासत का माहौल और गर्म कर दिया है। कोयले की कमी मुद्दा बनी तो कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर हरियाणा में, ये तो हर जो उसमें देखे हैं, भ्रष्टाचार की तो सारी ही सीमाएं लांघ चुके। बिजली की तो किल्लत है हरियाणा में, तो होने का सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन जो अपनी इनकी थर्मल प्लांट हैं, चाहे खेदर का है चाहे कोई है, वो 14-14 महीने चलाई नहीं इन्होंने। देश में कोयले की कमी के मसले ने एक बार फिर से तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि मीडिया में आई कुछ खबरों में कहा गया कि देश में पावर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण आने वाले दिनों में बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन यानी कि AIPEF की तरफ से बताया गया कि देश भर में थर्मल पावर प्लांट्स कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे देश में बिजली संकट का खतरा मंडराने लगा है। फेडरेशन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक देश में 12 राज्यों के थर्मल पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। इन प्लांट्स में औसतन 8 दिन की जरूरत का कोयला ही बचा है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में भी कोयले की कमी के कारण 3 से 8.7% तक बिजली कटौती करनी पड़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया गया है कि 1-2 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे तो हर साल होती है, सब प्रांतों में होती है, यहाँ भी थोड़ी शुरू हुई है। अडानी का एक डिस्प्यूट है, मैंने स्वयं कल बात की है अडानी से, तो 22 को या 23 को उनका तक मीटिंग होने वाली है। तो थोड़ा बातचीत करने के बाद लगा है कि जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि शॉर्टेज के जब दिन होते हैं तो पावर कंपनी जो है खुले में बिजली बेचना शुरू करते हैं, बहुत महंगी बिकती है उनकी, और जब स्पेयर होती है उसमें सस्ती भी लेते हैं हम। लेकिन आजकल चूँकि महंगी का समय है, तो छोटे मोटे झगड़े करने के बाद कैसे डिस्प्यूट खड़े किए जाए, ये पावर कंपनी सरकारों के साथ करती है। लेकिन मुझे लगा है कल जो मेरी बातचीत हुई टेलीफोन पर कि एमिकेबली 1-2 दिन के बाद ही। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक राज्य में हर रोज औसतन 8000 मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि सरकार के पास अपनी उपलब्धता 6500 मेगावाट बिजली की है। अडानी और टाटा ग्रुप से राज्य को बिजली नहीं मिल रही है। नतीजतन सरकार को पावर एक्सचेंज से महंगी दरों पर बिजली खरीदकर लोगों की जरूरत को पूरा करना पड़ रहा है। प्रदेश के बिजली संयंत्रों में 8 से 10 दिन का कोयला बचा है और रोज 12 से 14 रैक की जरूरत है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में भी देश के बिजली घरों में भी कोयले की कमी के मुद्दे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त भी ऐसी खबरें आई थी कि देश के बिजली घरों में कुछ ही दिनों की जरूरत का कोयला बचा है, लेकिन फिर किसी तरह संकट टल गया था। अब कुछ महीनों के भीतर एक बार फिर से वैसे ही हालात पैदा होने की वजह से विपक्ष को सरकार की तरफ से कोयले की सप्लाई का प्रबंधन ठीक से न किए जाने का आरोप लगाने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल एक बार फिर से प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया है और इस बिजली संकट के चलते लंबे लंबे कट लगाए जा रहे हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को इससे परेशानी हो रही है। एक तो ऊपर से भीषण गर्मी और दूसरी तरफ बिजली का ये संकट, बिजली का गुम हो जाना लोगों के लिए कितनी मुसीबतें पैदा कर सकता है, इस बात का अंदाजा हम और आप आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि सरकार इस बात का भरोसा दे रही है। आज खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार इस संकट पर नजर बनाए हुए है और 1-2 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों की परेशानी का समाधान सरकार करने को पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अडानी के साथ
22 और 23 अप्रैल को उनकी बैठक होने वाली है और कंपनी के साथ बैठक होगी, बातचीत होगी। और अगर बिजली संकट की स्थिति जो बनी हुई है, वाकई में दिक्कतें हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोग इसके लिए हम देख रहे हैं कि बिजली घरों पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और लोगों का यह कहना है कि इस बिजली संकट के चलते उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। न केवल लोगों के इससे दिक्कतें हो रही हैं, यानी कि लोगों को के जीवन पर इसका असर पड़ रहा है, बल्कि उद्योगों पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। उद्योगों पर संकट खड़ा हो गया है, उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि इन उद्योगों को किस तरीके से अब इनके नुकसान की भरपाई होगी, इन उद्योगों को जो नुकसान अब तक हुआ है उसका किस तरीके से समाधान किया जाएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन देखिए, सच ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये जो संकट है ये सिर्फ हरियाणा में, ये संकट पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और बीते अक्टूबर नवंबर में भी आपको याद होगा, अक्टूबर नवंबर 2021 की बात हम कर रहे हैं, जब इसी तरीके से खबर सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि 8 से 10 दिन का कोयला ही जो पावर प्लांट्स हैं उनके पास बचा हुआ है। लेकिन तब हमने देखा कि किस तरीके से सरकार ने एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए उस संकट को टाल दिया था और जो खबरें लगातार मीडिया में देखने को मिल रही थी या सामना करना पड़ रहा था समस्याओं का, वो समस्या का समाधान हो गया था। सरकार इस बार भी ऐसा ही कुछ भरोसा दे रही है कि लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और विपक्षी दल अगर इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा सवाल इस पर खड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस पर पैनी नजर बनाए हुए है और सरकार इसका समाधान जरूर करेगी। बिजली मंत्री की ओर से भी बात कही गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज प्रदेशवासियों को इस बात का भरोसा दिया है कि आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि देश में कोयले की कमी के मसले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया और तूल इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि देश के पावर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण आने वाले दिनों में बिजली की जो कमी है उसकी समस्या का सामना लोगों को और ज्यादा करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन यानी कि AIPEF की तरफ से यह कहा गया है कि देश के थर्मल पावर प्लांट्स कोयले की कमी से जूझ रहे हैं और देश में बिजली संकट का बड़ा खतरा आने वाले समय में पैदा हो सकता है। यह भी कहा गया है कि देश के 12 राज्य ऐसे हैं, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, जहां थर्मल पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इन प्लांट्स में औसतन 8 दिन की जरूरत का कोयला ही बचा है। इसके साथ ही अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के बारे में यह कहा जा रहा है कि यहां कोयले की कमी के चलते 3% से लेकर 8.5% से ज्यादा तक बिजली कटौती इन दिनों की जा रही है, जिसका जिक्र इससे पहले भी हम कर चुके हैं और इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार ये बार बार कह रही है कि घबराइए मत, 1-2 दिन में समस्या का समाधान कर देंगे। सरकार इस पर पूरी गंभीरता के साथ नजर बनाए हुए है। देखिए, अनुमान इस बात का लगाया जा रहा है, एक अनुमान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हर रोज औसतन 8000 मेगावाट बिजली की मांग है, यानी कि हरियाणा के अंदर 8000 मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि सरकार के पास अभी जो उपलब्धता है उसमें यह कहा जा रहा है कि 6500 मेगावाट बिजली की उपलब्धता हरियाणा सरकार के पास अभी है। यानी कि डिमांड ज्यादा है और उपलब्धता यहां कम नजर आ रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि अडानी और टाटा ग्रुप से जो राज्य को बिजली मिल रही थी वो बिजली फिलहाल नहीं मिल रही है और इसकी वजह से सरकार को पावर एक्सचेंज से महंगी दरों पर बिजली खरीदकर लोगों को देनी पड़ रही है। लोगों की जरूरतों को सरकार पूरा यहां पर कर रही है। प्रदेश के बिजली संयंत्रों में भी कहा जा रहा है कि 8 से 10 दिन का कोयला ही बचा है और रोज के बिजली घरों में कोयले की कमी के मुद्दे ने, इससे पहले भी हमने जिस तरीके से आपको बताया कि लगातार ऐसी खबरें इससे पहले भी सामने आई, लेकिन पहले बिजली संकट को सरकार की ओर से टाल दिया गया था। सरकार ने एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए इस पर काबू पा लिया गया था। हरियाणा में 12 से 14 रैक की जरूरत है हर रोज। यह कहा जा रहा है कि 12 से 14 रैक की यहां पर जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल अक्टूबर नवंबर 2021 की हम बात कर रहे हैं, जब ये लगातार ऐसी खबरें सामने आई जैसी खबरें अब सामने आ रही हैं कि देश भर के बिजली घरों में कोयले की कमी है और 8 से 10 दिन का ही कोयला बचा है। हालांकि इसको लेकर हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी की ओर से भी सवाल खड़ा किया गया और उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए जमकर सरकार को घेरा है और कहा है कि सरकार को देश भर में कोयले की कमी को लेकर अब गंभीर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। लेकिन सरकार क्या इस बार भी इस बिजली संकट को, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वाकई में बिजली संकट है, इस पर काबू पा लेगी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, एक अहम सवाल है कि सरकार अगर काबू पाएगी तो किस तरीके से पाएगी, क्योंकि बार बार विपक्षी दलों की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की गलत नीतियों के
ये हालात पैदा हुए हैं। सरकार की जो गलत नीतियां रही हैं, सरकार का जो मैनेजमेंट रहा है, वो इस बिजली संकट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये आरोप सरकार के ऊपर विपक्षी दलों की ओर से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। तो आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं अगले 40 से 45 मिनट तक, उनके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत जी रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही रेणु तंवर जी हमारे साथ रहेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही इनेलो की तरफ से हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन भूपेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपकी गलत नीतियों के चलते, आपकी सरकार की गलत नीतियों के चलते ऐसे हालात पैदा हुए हैं। हमारी सरकार की कोई नीति गलत नहीं है और सारी का सारी है जो अंबानी से 1421 मेगावाट बिजली हमें मिलती, इसका एग्रीमेंट कांग्रेस की सरकार में हुआ था और उन्होंने जान के लेटर एग्रीमेंट किया जो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाया और उन्होंने 16 महीना होने की दलील दे के और कोर्ट ने वो एग्रीमेंट स्टैंड नहीं किया। अभी वो बिजली वहां से हमें नहीं मिल रही, वो ज्यादा रेट पर अपनी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने उनसे बात की है और 1-2 दिन में ये समस्या जो है वो हमारे को 1400 मेगावाट बिजली है वो मिलनी शुरू हो जाएगी और उसके मिलने के बाद जो ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं हम मान रहे हैं, तो बहुत लंबे चौड़े कट नहीं लगते। 10-15 मिनट का कट किसी एरिया में लगता है, 10-15 मिनट का किसी एरिया में लगता है, लेकिन ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी समस्या है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और मैं ये भी कहूँ इसका एक मुख्य जो कारण है वो ये है, हम तो लोगों को बिजली घरों पर प्रोटेस्ट करते भी देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि आप तो कह रहे हैं 15 मिनट 10 मिनट का कट लग रहा है, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है घंटों के कट लग रहे हैं। मैं आपसे सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी। पिछले साल जितनी भी कंजम्पशन बिजली की थी, ज्यादा गर्मी अचानक होने की वजह से 20% कंजम्पशन बढ़ गई। इसका एक थोड़ा सा कारण ये भी है कि लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और वो हम समझ रहे हैं। हमारी सरकार का बेस्ट मैनेजमेंट से पिछले साल की हमने उस बेस्ट मैनेजमेंट की वजह से इस संकट पे काबू पा लिया था। उसी मैनेजमेंट की तरह से हम इस पे भी काबू पा लेंगे और हम पूरा आपको भरोसा जनता को दिलाते हैं कि 2-3 दिन में ये समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी और कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है। लेकिन रेणु तंवर जी भाई, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के चलते ऐसे हालात पैदा हुए हैं, तो ये सिर्फ समस्या ऐसा तो है नहीं सिर्फ हरियाणा की समस्या है, ये समस्या तो महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, ये झारखंड में भी है, ये छत्तीसगढ़ में भी है, ये राजस्थान में भी है, सब जगह। तो अगर हरियाणा सरकार को इसके लिए आप दोषी ठहरा रहे हैं तो इसके मतलब ये भी है कि जहां जहां आपकी सरकार है, आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, वहां की सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब तो यही हुआ। देखिए सर, मैं इस समय हरियाणा की बात करना चाहूंगी। जो 4 बिजली संयंत्र इन्होंने जो चलते हुए इन्होंने ठप किए हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी ना। इसके लिए छत्तीसगढ़ या कोई और दूसरी सरकार को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए हम खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे और जनता इन्हीं से पूछेगी इन्होंने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया। बरसात आने से पहले बरसात के बचाव का इंतजाम किया जाता है, ये नहीं कि अब वो आ गई और अब हम हल कर रहे हैं, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, ये नौबत ही क्यों आई। हरियाणा में तो बिजली प्रॉब्लम का मतलब ही नहीं। जितनी बिजली उत्पादित हो रही थी और जो बिजली ये जो बंद इन्होंने किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण ही है। सरकार का ये कहीं ना कहीं फेलियर ही है। इतनी भीषण गर्मी में लोगों को प्रॉपर सुविधा ना मिल पाना, बिजली ना मिल पाना, इसको क्या कहा जाए। ठीक है। लेकिन विजेंद्र जी भाई, आप भी मानते हैं क्या इनेलो पार्टी भी ये मान रही है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार, गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के चलते ही ये हालात पैदा हुए हैं? या आपको लगता है भाई ये तो सच है कि गर्मी पड़ रही है, भाई अप्रैल के महीने में ही जून जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, भीषण गर्मी है, डिमांड बढ़ रही है और उसकी वजह से ये संकट हो गया है? आपकी है अपने
बड़े भाई की बातों के ऊपर कि सरकार ने एक रिवाज बना दिया है। पहले इन्होंने कहा कि बारिश जल्दी आ गई इसलिए खाद नहीं मिला, फिर इन्होंने कहा कि गर्मी ज्यादा होगी फसल जल्दी कटनी शुरू होगी इसलिए प्रबंध नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि गर्मी पहले आ गई और इसलिए जो है ना बिजली का एकदम से संकट पैदा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, क्या हर चीज आपके राज्य में पहले आ जाती है? तो इस प्रगति को तो हम नहीं रोक सकते, न ही हम इस मामले में आपकी मदद कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि हर साल गर्मी आती है, अप्रैल में ही आती है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये कुछ महीने गर्मी के होते हैं। सबको पता है कि अप्रैल में गर्मी आएगी और बिजली की डिमांड बढ़ेगी। इसके लिए ये कहना कि 12% डिमांड बढ़ गई, अरे भाई एवरी बॉडी नो ईज भाई ये इंक्रीज होगी ही होगी डिमांड। अप्रैल महीने में बिजली की खपत बढ़ेगी तो उसका प्रबंध पहले कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी। वो सरकार प्रबंध नहीं करती है जब उसको पता है एडवांस में कि ये होने वाला है। देखिए आप ये बताइए, पानीपत हमारे पास 5 जो है ना ताप विद्युत घर है, जैसे जिसमें पानीपत वाला है उसमें 8 यूनिटें काम करती है, इसके लगभग 1750 मेगावाट वहां से प्रोडक्शन हमारे को मिलता है पानीपत से। उसकी 5 यूनिटें बंद पड़ी है, 5 यूनिटें बंद पड़ी है, छठी खराब होगी, एक में और कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, अरे 8 यूनिट में से 5 तो पहले से बंद पड़ी है, क्यों नहीं उनको चालू करवाया गया? तो इससे साफ झलकता है कि आपकी जो है ना नीति में ही फर्क है। आप ये प्रबंध क्यों नहीं करते? किस प्रकार से आप जो है प्रबंध करते? इसी प्रकार से खेदर प्लांट की है, जो हिसार में हमारा खेदर प्लांट है, वहाँ लगभग मेरे ख्याल से खेदर प्लांट में 1200 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पर वहाँ की 2 यूनिटें 2 किलो बंद पड़ी है। आपको पता है गर्मी आने वाली है, गर्मी का सीजन आएगा, तो बिजली की जरूरत पड़ेगी। गर्मी में जो है ना एक जानवरों की तरह से लोग तड़प रहे हैं सर, बिल्कुल तड़प रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और इसमें बीमारी भी ज्यादा आती है, बिजली चली जाती है। तो क्या इस प्रकार से एक ये कोल्ड वार शुरू कर दिया? इस कोल्ड वार के माध्यम से ये सरकार इन लोगों को मारना चाहती है क्या? जब आपको पता है लेकिन विजेंद्र जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हरियाणा ही इस कमी से जूझ रहा है, बिजली संकट से जूझ रहा है भाई, देश के 12 राज्य भी हैं, देश के 12 राज्य जिसमें हरियाणा शामिल है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, इसके लिए सिर्फ हरियाणा सरकार को ही दोषी ठहरा देना, उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देना, नीतियों को गलत बता देना, क्या ये ठीक है भाई? ये समस्या तो देशव्यापी हो चुकी है ना अभी। हाँ देखिए, मैं देश में देखो राम भगत चोरी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भरपूर भी करेगा, ठीक है। देश में क्या हालात है, बिजली की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, परंतु हरियाणा में तो बिजली की जो व्यवस्था वो जानबूझ करके सरकार द्वारा पैदा की गई है। देखिए हमारे पास खुद गवर्नमेंट कहती है कि 6500 मेगावाट का प्रोडक्शन की सुविधा हमारे प्रदेश में है, और 1500 लगभग 1464 मेगावाट इन्होंने अडानी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। 500 मेगावाट का एग्रीमेंट हरियाणा सरकार का टाटा ग्रुप के साथ है। तो 500 और 1500 2000 और 6500 8500 मेगावाट हमारे पास प्रोडक्शन अवेलेबल है, यदि सारी यूनिटों को ठीक प्रकार से चालू रखा जाए तो। लेकिन अडानी ग्रुप ने इनको आंखें दिखानी शुरू कर दी, वो कह रहा कि मैं तो नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? जब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट के ऊपर वो आंखें दिखा रहा है, क्यों उनसे वो बिजली नहीं ले पा रही है सरकार? क्या इनका एग्रीमेंट है? वो एग्रीमेंट के अंदर कोई दूसरा एग्रीमेंट कर लिया है, इसलिए वो नहीं दे पा रहा है। ये क्या एक प्राइवेट कंपनी की क्या हिम्मत है जो सरकार के साथ क्या हुआ अनुबंध को तोड़ने का काम कर रहा है? वो टाटा ग्रुप क्यों नहीं बिजली दे रहा है? और दूसरी जो खेदर प्लांट है, चाहे दीनबंधु सर छोटूराम का प्लांट है, रावली प्लांट है, महात्मा गांधी प्लांट है, सारे कोई भी तो प्लांट पूर्ण रूप से अपने क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहा है, क्यों प्रबंध नहीं किया जाता? देखिए सरासर ये सरकार की लापरवाही का एक कारण है, लापरवाही है जिसकी वजह से ये बिजली का प्रबंध नहीं किया जाता। और हर फील्ड में यही कहते हैं कि एडवांस में हो गया, अरे भाई एडवांस में हो गया तो ये तो एडवांस में नहीं, इसका तो सभी को पता है, क्यों नहीं आपने इसकी पहले की तैयारी की गई, क्यों नहीं आपने तैयारी करवा? और दूसरी बात एक और बताइए, ये हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, चलो ये तो क्या करेंगे, मेरी तरह ये भी प्रवक्ता है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने 7 सालों में कितना प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किया? 7 साल के 7.5 साल के अपने शासन काल में सब कोई जानता है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। आपने डीजल और पेट्रोल को तो 65 से
शो कर दिया कि महंगाई बढ़ गई, कच्चा तेल बढ़ गया, फलां बढ़ गया, इतने सारे रीजन आपने गिनवा दिए है। अरे पॉपुलेशन भी तो बढ़ेगी ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं भूपेन जी। भाई ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि कई सारे प्लांट तो आप बंद पड़े हुए हैं, और जो विजयन जी आपसे जानकारी चाह रहे हैं, जो आपसे वो सवाल भी पूछना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि आपने कितना प्रोडक्शन बिजली का बढ़ाया है पिछले, अगर 7-8 सालों में की बात करें तो क्या काम किया है आपने बिजली उत्पादन में बढ़ावा हो, इसमें वृद्धि हो, इसके लिए? देखिए, हमारे माननीय प्रवक्ता ने 3-4 सवाल किए, मैं उनका पिछले बार जवाब दूंगा। एक तो जो प्रोडक्शन है, अगर वो ना बड़ी होती तो ये तो 3-4 दिन से संकट है, पूरा साल संकट रहता। और दूसरा, इन्होंने थर्मल प्लांट जो काम नहीं कर रहे हैं, ये तो पुराने प्लांट लगे हुए हैं, कोई नई कार लेके आता है, उसका भी फ्यूज उग जाता है, उसमें टायर पंचर हो सकता है। तो एक तो ये बात है, बंद पड़े हैं काफी दिनों से, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैं भी नहीं बोलता, मुझे भी आदत नहीं है। आप ना बोले तो अच्छा रहेगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि गलत एग्रीमेंट इन्होंने, इनकी सरकार ने किया। वो एग्रीमेंट हमारी सरकार ने नहीं किया था, वो कांग्रेस के जो आदरणीय मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने वो एग्रीमेंट किया था। और जब कोयले की कीमत बढ़ी तो वो कोर्ट में चली गई और वो एग्रीमेंट कहीं स्टैंड नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के लचीला वो एग्रीमेंट कर रखा था या जो भी था, वो स्टैंड नहीं कर पाया और कोर्ट ने उस एग्रीमेंट को ठीक नहीं ठहराया। और अभी इन्होंने एक और भी बात कही, हम जनता से, हमारी कोई दिक्कत है जनता को, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोकदल की सरकार की तरह नहीं है कि जब बिजली की समस्या थी तो कंडेला में लोगों पे गोली चलवा दी थी, लाठीचार्ज करा दिया था और वहां पर लोग मारे गए थे। हमारी ये जो समस्या है, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो भी होगा हम जनता से, जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अडानी जी से बात भी की है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये जो बिजली की सप्लाई है ये शुरू हो जाएगी और ये जो दिक्कत आई हुई है ये हम दूर कर देंगे। ठीक है, लेकिन रेणु तंवर जी, मुझे अच्छे से याद है अक्टूबर-नवंबर 2021, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, तब भी हम देख रहे थे इसी तरीके से सुर्खियां आ रही थी, तमाम हेडलाइंस देखने को मिल रही थी न्यूज़पेपर्स के अंदर, मीडिया में सुर्खियां देखने को मिल रही थी और ये कहा जा रहा था कि सिर्फ 8 से 10 दिन का कोयला बचा है, एक बहुत बड़ा बिजली संकट गहराने वाला है देश के ऊपर, तमाम राज्यों में ये ब्लैकआउट देखने को मिलेगा, बहुत सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से इसी सरकार ने एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए जो भी आशंका जताई जा रही थी वो सब धराशायी हो गई। किस तरीके से एक अच्छा मैनेजमेंट देखने को मिला, वो सारी चीजें देखने को नहीं मिली थी जो आशंका जताई जा रही थी, जो कुछ कहा जा रहा था। तो इस बार ही थोड़ा सा धैर्य रख लेते हैं, पेशेंस रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? इस बार भरोसा क्यों नहीं हो रहा आपको? ऐसा है, पेशेंस तो मैं आ रहा हूँ मैं विजयन जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं रेणु तंवर जी से सवाल किया है, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूँ जी। इस तरीके से अपने पैर फैला रही है, इसमें कैसा धैर्य हम रख सकते हैं? क्या बिजली नहीं आ रही है और जो गर्मी का जो टेम्परेचर है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? ये तो पहले से ही इंतजाम करने चाहिए, सरकार का काम है। सरकार जनता की हाल बेहाल से उसको कोई मतलब नहीं है। जनता के मामलों में भी बिल्कुल बीजेपी सरकार बिल्कुल फेलियर है और बहुत सफाई से पिछली सरकार पे हर काम को 8 साल से सत्ता में होने के बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती, हर काम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देती। कांग्रेस के समय में तो ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई थी कि गर्मी के समय में इतने घंटे बिजली नहीं रही थी, कारखाने बंद पड़े थे। तो ये इन्होंने जो 2 इतनी बड़े बिजली संयंत्र बंद हुए हैं, इसके ऊपर कौन अब से पहले क्यों नहीं किया? जो 19 महीने से बंद पड़े हुए हैं उन पे कौन गौर करता? अब ये कहने के लिए कि हम बात कर रहे हैं, हम देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो देख रहे हैं हम भी, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और ये कह देना कि बाकी राज्यों में भी प्रॉब्लम है, इससे हरियाणा की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। हरियाणा की सरकार खट्टर सरकार चलाती है, खट्टर सरकार का काम है कि वो आए और जनता की समस्या को देखे और तत्काल प्रभाव से इस पे एक्शन ले। लेकिन भाई सरकार तो कह रही है ना, सरकार तो कह रही है, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, सच्चाई है वो। लेकिन रेणु तंवर जी सरकार तो कह रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज्यादा
सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों को समस्या से निजात मिलेगी। 1-2 दिन का समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, कह तो रहे हैं मुख्यमंत्री जी। 8 साल में पूछिए इन्होंने कितना प्रोडक्शन बढ़ाया कांग्रेस के जाने के बाद में। नहीं, इस बात का जवाब तो वो दे रहे थे। ठीक है विजय जी, कुछ आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, क्या जवाब दिया मैंने? मैं ये कहना चाह रहा था, क्या जवाब दिया? हरियाणा प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो कोयला, गैस, पानी, न्यूक्लियर और सौर ऊर्जा, ये 4-5 मीन्स हैं जिनके द्वारा बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। और इसमें लगभग आप ये मान करके चलिए कि 80 से 85% कोयला प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश में बनती है। 2014 में एक प्लांट लगाना फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में शुरू किया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का प्रयास हुआ था, जो कि आज तक वो एक्शन में नहीं आया है, वो वर्किंग में नहीं आया है, वो बंद पड़ा है। इसके अलावा जो 2014 में शुरू हुआ, उसके अलावा कहीं 1 मेगावाट के लिए भी, अरे मैं तो कहता हूँ कहीं 100 किलोवाट के लिए भी अगर आपने कोई प्रयास किया हो ताकि आने वाली जो डिमांड बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, उसके लिए आपने कोई प्रयास किया तो कहता था कि वो बताए ना हमारे को, ताकि प्रदेश की जनता सुन सके कि भाई आप सरकार ने प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। दैट इज ए सेपरेट इशू, लेकिन प्रयास क्यों खोल रहा हूँ। दूसरी बात आपने कही, एक बात अभी आपने कही, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि एग्रीमेंट गलत हुआ हो रखा है, मैं ये नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उससे क्यों नहीं लेते। जब गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होगा तो उसकी क्या ये हिम्मत हुई कि वो आपको एग्रीमेंट से मुकर गया है, वो जो आप उससे मुकरने क्यों दिया? आप कोर्ट में जाए, उसके एग्रीमेंट को लेकर के जो भी आपने प्रयास करना चाहिए था वो प्रयास कर आपके द्वारा नहीं किया गया। दूसरी बात, आपको ये नहीं कह सकते, अभी मैंने माननीय हमारे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी का भी बयान सुना था। हाँ ठीक है, उनका वो बयान मैं भी सुनवाऊंगा। मैं विजय जी, मैं वो सुनवाने भी जा रहा हूँ आपको, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और वो आप बयान सुनना भी। वो बता रहे हैं उसमें बाकायदा कि हमें किससे कितनी बिजली मिल रही है, कितनी बिजली उपलब्ध है, क्या उपलब्धता है, ये सब बता रहे हैं वो। चलिए सुनवा देते हैं आपको। सब थर्मल ऑन है। पानीपत में हमारे 3 अलग अलग यूनिट मिलके 710 मेगावाट है, 250, 1 210 है। हमारा 710 मेगावाट वहां से मिली है। यहाँ हमारा यमुनानगर में 300 के 2 है, 600 मेगावाट है, वो में मिल रहा है। खेदर में हमारी 2 यूनिट है जिनमें एक 600 हमारा चल रहा है, एक का जो रोटर है वो चाइना से आना है, वो अभी लॉकडाउन में नहीं आ रहा, तो एक वो हमारा चल रहा है। बाकी हमें जो है इनसे मिल रही है आपका क्या कहते हैं CLP झज्जर से 600 मेगावाट हमें कल मिल जाएगी। टोटल हम पे 6500 मेगावाट है। और हमारी जो इस वक्त कंजम्पशन आ रही है, रात को जब सारी ज्यादा तेज होती है, दिन में तो इतना नहीं रहता, तो 7300 आप समझो 7700 मेगावाट हुई है। बताया चाहे हमें 12 रुपए लेनी पड़े, 12.5 रुपए लेनी पड़े, लोगों को गर्मी नहीं मरने देंगे। हमारा डिपार्टमेंट 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में जा रहा है। हमारा सबसे कम लाइन लॉस है गुजरात के बाद, 13.46 है, 13.46। तो हमें हमारा प्रॉफिट 2000 से हम 1700 करोड़ हो जाएगा, 1800 करोड़ हो जाएगा, पर लोगों को गर्मी ने तकलीफ। तो ये सुना आपने, बिजली मंत्री को बता रहे हैं वो किस तरीके से, कहां से कितनी बिजली मिल रही है, क्या उपलब्धता है, क्या डिमांड है, इस बारे में वो जानकारी यहां पर दे रहे थे। मैं जवाब चाहूंगा आपसे, आप बोलना भी चाह रहे थे कुछ। हाँ, जी इन्होंने अब देखिए माननीय मंत्री जी ने बताया हमारे को पानीपत से 710 मेगावाट हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, जबकि पानीपत का जो थर्मल प्लांट है वो 1760 मेगावाट का प्लांट है। वो 710 ही क्यों प्रोड्यूस हो रही है वहां से, बाकी प्रोडक्शन वो क्यों नहीं चालू करवाने का काम किया गया। इसके बाद यमुनानगर की इन्होंने बताई कि 700 मेगावाट वहां से मिल रहे हैं। इधर का खुद ये मान रहे हैं कि चाइना से सामान आना है और वो सामान नहीं पहुंच पाया है। जब हमें पता कि गर्मी का सीजन आने वाला है और डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो सामान इतना डिले क्यों आ रहा है। दूसरी बात, इन्होंने लगभग ये 2500 मेगावाट की डिटेल अभी आपके सामने बताई है। इसमें 25 और 8000 की हमारी डिमांड है। तो एक तरफ हमारे मंत्री जी कह रहे हैं आपके चैनल के ऊपर, अभी आपने सुनवाया आंसर को, कि 1800 से 2000 करोड़ रुपए का हमारे को प्रॉफिट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हो रहा है। ये जो घाटे में हुआ करता था आज प्रॉफिट में आ जाए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रयास है, मैं उसकी सराहना करना चाहूंगा। बिल्कुल बुरे शब्दों में नहीं, बिल्कुल लाल शब्दों में, ये अच्छी बात है, प्रॉफिट में डिपार्टमेंट आया। लेकिन वो प्रॉफिट जो है आप सरकार
उसको लूटने के लिए कुछ जनता का द्वारा कमाया गया प्रॉफिट जनता के ऊपर क्यों नहीं लगा रहा? गर्मी का मौसम आया क्यों नहीं प्रदेश? लेकिन वो ये भी तो कह रहे थे ना विजेंद्र जी, वो ये भी तो कह रहे थे कि हमें कितनी भी महंगी बिजली खरीदनी पड़े लेकिन लोगों को गर्मी में नहीं मरने देंगे हम, ये भी कहा है ना उन्होंने। हाँ, ये भी कहा है। हाँ। लेकिन ये खरीद लेंगे करते करते गर्मी को टपा देंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि हाथी के दांत दिखाने की ओर होते हैं और खाने की ओर होती है। सरकार की कहने की बातें अलग हैं और करने की बातें अलग हैं। अगर खरीद लेंगे तो कितने लोग रखा था, सरकार को कौन कर सकता है? सरकार शक्तिमान होती है, क्यों नहीं खरीदी? जब पता है कि गर्मी आ रही है तो खरीदने में क्या देरी लगती है? पैसा जेब में है तो 1 महीने में फोन किया और खरीदनी भेज दे भाई बिजली, क्यों नहीं प्रबंध किया जा रहा है? तो देखिए, कहीं ना कहीं ये मनसा साफ दिखाई दे रही है कि जनता से पैसा तो ले लो, क्योंकि व्यापारी सरकार है, पैसा तो खूब ले रही है, चाहे तेल पर हो, चाहे पेट्रोल पर हो, चाहे डीजल पर हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे बिजली। अरे और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिजली जैसे विभाग भी 2-2 हजार करोड़ रुपए सालाना जमा करके दे रहा है इस सरकार को। वहां से कितना प्रॉफिट इन्होंने निकालना शुरू कर दिया, लेकिन जनता की चिंता फिर भी नहीं दे रहे हैं। इतना पैसे के आने के बाद जनता को पूरी सुविधा दी जाएगी। ठीक है जी। भूपेंद्र जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं भाई हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। देखिए, ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये सबका साथ और सबका विकास लेके काम कर रहे हैं। इनके जो दिखाने के दांत है वही खाने के दांत है। हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। ये सरकार जो दूसरी सरकारें थी, इन्होंने अपनी बात कही है तो इनकी सरकार करती थी, तो इन्होंने हमारे ऊपर उसको लादने का काम किया। तो सब जानते हैं कि अगर जनता की सेवा ना कर रहे होते और इन्होंने जनता की सेवा बहुत अच्छी तरीके से की होती तो इनकी एक सीट ना आती। अमित जी, इनकी भी जनता की सेवा बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। आए दिन जनता जो सड़कों पे है, कभी आर्टिकल 134 को लेकर, कभी महंगाई को लेकर, कभी डीजल को लेकर, पेट्रोल को लेकर, रसोई गैस के रेट को लेकर, तो ये सब भाषा ना बोले कि जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा नहीं, जनता का शोषण कर रहे हैं। लोकतंत्र का इन्होंने लूट तंत्र बना के रख दिया। देश में कहीं संविधान नहीं बचा है। इस देश में किसान मर गए, पर यहाँ पे कोई मतलब नहीं। बताओ कि कितने किसानों को इन्होंने क्या सहूलियत दी है। मैं टॉपिक से थोड़ा अलग बोल रही हूँ, पर इन्होंने कहा ना जनता की सेवा। नहीं, लेकिन फिर टॉपिक से आप अलग बोलेंगे, वो भी टॉपिक से अलग बोलेंगे, तो फिर मुझे बोलना मैं वही तो कह रहा हूँ रेणु तंवर जी, टॉपिक से अलग आप बोलेंगे सेवा कोई नहीं कर रहा तो वो भी बोलेंगे। फिर इसका मतलब ये है कि डिबेट डिरेल हो जाएगी, हम मुद्दे से भटक जाएंगे, वो मैं चाहता नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रेणु तंवर जी, उनकी बात पूरी नहीं हुई है। लाइट लेनी पड़े हमको, रेणु तंवर जी, उनकी बात पूरी नहीं हुई है। जनता को क्या फ्री दे देंगे अपनी? भूपेंद्र जी को बात पूरी करनी दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूँ। भूपेंद्र जी, लेकिन देखिए, ये बात भी आप मानेंगे, इस बात को तो मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमारी जो डिमांड है, डिमांड से कम उपलब्धता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हर रोज औसतन 8000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, लेकिन उपलब्धता की अगर हम बात करें तो ये 6500 मेगावाट बिजली की उपलब्धता आपके पास है। यानी कि जो डिमांड है और जो उपलब्धता है उसमें तो काफी अंतर है। उसमें मैं एक आपसे प्रार्थना करूंगा जी, और दूसरे जो माननीय प्रवक्ता मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि मैं किसी के बीच नहीं बोलता। अच्छी डिबेट तो तभी होगी। मैं भी आपसे आप ऐसे वर्ड यूज मत करो। अरे रेणु जी, जब नंबर आपका आएगा, आपको लग रहा है कुछ गलत वो बोल रहे हैं तो बता देना आप, उसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको अपनी पार्टी की तरफ जनता की सेवा कहाँ हो रही है? ये कैसी जनता की सेवा? जनता कोरोना से मर रही है, लाइट से त्रस्त है, गर्मी में लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं हम जनता की सेवा कर रहे हैं। कितने लोगों का जायजा लेने? अरे मौका दे रही है फिर भी जनता इनको बार बार, यही तो समस्या, यही है समस्या, तो यही है रेणु तंवर जी। अगर इतना सब हो रहा है, आप बता भी रही हैं, उसके बावजूद भी जनता इनको मौका दे रही है और ये जीत भी रहे हैं, आप देख ही रही हैं। भूपेंद्र जी बोलिए। तो खाली सत्ता से ही मतलब है क्या? अमित जी, आप भी इस बात का समर्थन करते हैं क्या? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ रेणु जी, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर जनता की बात करेंगी, अगर आप जनता की बात करेंगी तो उसी जनता को वोट देने का अधिकार है। जो जनता सत्ता में बीजेपी को बिठा रही है उसी को वोट का अधिकार है, वो वोट देकर ही बिठा रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बस, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। चलिए बोलिए। सत्ता के साथ में खड़े हो जाना, कैसे लोकतंत्र को बचाएंगे? नहीं, हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, हम निष्पक्ष हैं। देश में तो सत्ता के पक्ष में खड़े ना हो। मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है, चलिए ठीक है, मुद्दे पर आते हैं रेणु तंवर जी, मुद्दे पर आते हैं।
कि कांग्रेस आज ये जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बिजली के संकट से आज हम जूझ रहे हैं, 8 साल पहले हम नहीं जूझ रहे थे। ठीक है, खाली ये क्या, उसके बाद में ये कहते हैं ना हम जनता की सेवा कर रहे हैं, तो इनके मुंह से ये सब कुछ शोभा नहीं देते। चलिए ठीक है, आप भी अपना कर्तव्य निभाइए अमित जी, लोकतंत्र के नहीं, मैं अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहा हूँ मैडम, मैं निभा रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ आपको कि मेरे आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा गया जितना ये नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद देखा गया, और हरियाणा में खट्टर सरकार के आने के बाद देखा गया। चलिए ठीक है, ठीक है, अरे आपकी बारी आएगी, मैं मौका दूंगा आपको रेणु तंवर जी, अपनी बारी में आप बोलिएगा, अभी आपकी बारी नहीं है। हर चीज में इतनी और बढ़ गई है कि जनता का, देखिए आप जितना बोलेंगी आपको जो समय मिलेगा उसमें मैं कटौती कर दूंगा, बात खत्म। फिर आप मुझे ये मत कहना कि मुझे समय नहीं दिया। मैंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच बचा का है, ये तो आपकी ठीक है, ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास रेणु तंवर जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? अरे उनको बात तो पूरी करनी दीजिए, उन्होंने अपनी बात ही नहीं रखी अभी। हमारी समझ में नहीं आती है। ठीक है, ठीक है, चलो मैं इनकी सेवा को। हाँ ठीक है, भूपेंद्र जी बोलिए, भूपेंद्र जी। देखिए ये जो प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें कही, ये इनका तस्वीर नहीं है। अभी ताजी जो 5 राज्यों में इनके 90% लोगों की जमानतें जब्त, वो बता दिया मैंने भूपेंद्र जी, वो बता दिया मैंने, इसीलिए मैं चाहता, मुझे पता था कि आप इसी का जवाब देंगे, लेकिन अभी मुद्दे पर आते हैं। मैंने बता दिया उनको ये बात मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लोकतंत्र के राजा नहीं हो आप। ठीक है, भूपेंद्र जी बोलिए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर समय जाया हो रहा है, समय खराब हो रहा है, समय खराब नहीं करना है सर। ये कब तक आपको ये कुर्सी बचाएगी? जिस दिन ये जनता सड़क पे आ गई ना, उस दिन आप ये बीजेपी सरकार इस देश में नहीं दिखाई देगी। आप हरियाणा की जो बात छोड़ दीजिए, आप इसको राजतंत्र मत बनाइए। खाली ये कहते थे हमने जमानत जब्त कर दी, हम कुर्सी पे बैठ रहे हैं, फिर भी 700 लोग। आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं क्या? मन की बात जानने के लिए किसानों के बीच में वो प्रधानमंत्री एक भी दिन गए? अरे रेणु तंवर जी, प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। चलिए भूपेंद्र जी बोलिए, अगर आप अपनी, हाँ बोलिए आप। देश में आए दिन बंदे भटक रहे हैं, कभी दिल्ली में भटक रहे, कभी किस राज्य में भटक रहे, उनकी कोई बात होती है? अगर मीडिया का ये रूप नहीं होता तो आज लोकतंत्र का इतना बुरा हाल नहीं होता। जनता को इस तरीके से सड़कों पे नहीं आना पड़ता। जनता जब भी सड़कों पे आती है, जब वो दुखी होती है, दर्द से चिल्लाती है, तब वो जवाब पूछती है। ठीक है, चलिए कम से कम कांग्रेस पार्टी की जनता की चिंता तो है। ठीक है रेणु तंवर जी, विधानसभा नहीं बची है, सड़क पर रास्ता बचा है। भूपेंद्र जी बोलिए। नहीं रोक सकता, और बड़े बड़े तानाशाहों की सरकार पलट गई है। जब ये जनता सड़क पर उतरी है तो जनता की आवाज को इतना हल्के में लेने की कोशिश ना करिए। 2 शब्द टीवी पे बोलना बहुत आसान होता है, और आप भी देखिए, आप भी इस समस्या से गुजर रहे हो। ठीक है भूपेंद्र जी बोलिए। देखिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर ऐसे चिल्लाने से किसी की कोई सरकार बनती या बिगड़ती हो तो फिर के लिए नहीं आई हूँ मैं, आपकी कमियां आपको याद दिला रही हूँ। सरकार नहीं बना, तो आप अपनी रेणु तंवर जी, उनकी बारी में आप कमियां क्यों गिना रही हैं? जब आपकी बारी आएगी आप कमियां गिना देना, मैं मौका दूंगा ना आपको। रेणु तंवर जी, अरे बिजली संकट को लेकर आपकी तैयारी नहीं है क्या? रेणु तंवर जी, बिजली संकट को लेकर आपकी तैयारी नहीं है क्या? आप तैयारी करके नहीं आई, इसीलिए मुद्दे को भटका रही हैं आप बार बार। अरे रेणु तंवर जी, ऐसे नहीं होता है मैडम, उनको बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। हाँ बोलिए आप। देखिए किस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना है, आप जरा उसको दोबारा रिमाइंड करा। हाँ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि मैंने जो सवाल आपसे किया था कि जो डिमांड है और जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता और डिमांड में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, तो ये कैसे बैलेंस बनेगा? ये जो हमारी उपलब्धता है और जो डिमांड है, उसमें जहाँ तक मैंने मंत्री जी को भी सुना और मेरे पास भी जो डाटा है, उसमें 1300 मेगावाट का फर्क है। तो जो 1400 जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो अडानी जी से खुद बात की है, और 1-2 दिन में हमें उम्मीद है कि ये जो डिफरेंस है 1421 मेगावाट बिजली हमें मिलने लग जाएगी, और ये डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा और ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारी जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री, ये तो प्रधानमंत्री तक चली गई, हम इतना लंबा नहीं जाना चाहते। और अगर ये प्रधानमंत्री की बात करें तो हमारे देश का प्रधानमंत्री की इतनी साख है कि 2 दिन के लिए जो नाटो युद्ध नहीं रुकवा पाया था, 2 दिन के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस युद्ध को रुकवा दिया।
इसलिए आप अपने हरियाणा पे डिबेट रखें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फिर तो मोदी जी ने कौन सा युद्ध रुकवा दिया अपने देश में? तो बंदे रुकवाए नहीं जा रहे उन पर। दिल्ली का हाल देख लो, जिस दिल्ली में वो बैठे हैं क्या हो रहा है कि कोर्ट को वहां पे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, वो रूस में जाके युद्ध रुकवाएंगे। अमेरिका में जाके देखिए व्हाइट हाउस में क्या उनकी बेइज्जती हुई थी, उसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं जाए आप? क्या इस देश का नागरिक होने के नाते प्रवक्ता छोड़िए, क्या हमको सवाल पूछने का हक नहीं है? क्या लोकतांत्रिक सरकार में किसी को अपनी बात कहने का हक नहीं है? आप इस बात का समर्थन करते हैं तो हम नहीं बात पूछेंगे, हम नहीं बोलेंगे कोई भी बात। सब कुछ ये जुल्म करो, अत्याचार करो, हम अपने घरों में अपने बच्चों को भी बोल देंगे सिर्फ देखते रहो, तमाशा देखते रहो जो हो रहा है। कोई ना कोई देवदूत उतर के आएगा और ये समस्याएं का समाधान हो जाएगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं रेणु तंवर जी। मुद्दे पर और इन्होंने कहा 1-2 दिन में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी, तो हम माने कि रविवार तक समस्या दूर हो जाएगी? भूपेंद्र जी सीधा सवाल और सटीक सवाल। हरियाणा की जनता का हमारी सरकार पे विश्वास है, और जब विश्वास जनता का होता है तभी सरकार बनती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, हमारे बिजली मंत्री ने बयान दिया है, ये हम जो हमारा डिफरेंस है, ये जब अडानी जी से 1-2 दिन में बिजली मिलनी हमें चालू हो जाएगी तो ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा और ये जो समस्या है ये दूर हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब रविवार तक हम मान सकते हैं? चलिए ठीक है, हो जाएगी। विजेंद्र जी को चर्चा में चर्चा में लाते हैं, विजेंद्र जी को चर्चा में लाते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी आ रहा हूं मैं, रेणु तंवर जी आ रहा हूं मैं आपके पास भी। विजेंद्र जी बोलिए, आप अब बोलिए आपकी बात। देखिए हमारे बड़े भाई कहते कि जनता ने हमारे को विश्वास दिया है। 2-3 बातें इन्होंने रखी है मेरे लिए, मैं उनका बड़ा तल्लीनता से धन्यवाद देना चाहूंगा। जनता ने आपको विश्वास 2014 में दिया था 70% के साथ, 2019 में आप 40 पर आ गए, 50% डाउन गए, और अब आपके ऊपर जनता का कितना विश्वास है कितना नहीं है वो तो समय बताएगा, और इलाहाबाद ने भी आपको दिखा दिया है। बाकी 2024 में लोग जनता बताएंगे। अगर आपके ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपकी सरकार बन जाएगी, और नहीं तो आप भी जमुना पार चले जाओगे, जो कि 2019 में नहीं जा पाए तो 24 में चले जाओगे। वो तो जनता का फैसला है, जनता ने करना है। और साथ ही मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, आपने कहा कि केवल एक विधायक सर इनकी हैसियत क्या है, जरा याद की पिछले इतिहास को भी। 2005 में जनाब कितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश? 2009 में कितनी सीटें थी जनाब आपकी हरियाणा प्रदेश में? अरे भाई आप पिछले इतिहास में जाते हो, वो सब जानता है क्या हालात हुआ करती थी आपकी, और आप और हम तो इकट्ठे भी रह लिए थे, तब भी आपकी क्या हालात होती थी। आज आपको इनेलो इतनी बुरी बन गई है तो कहीं इनेलो की दिशाती के सारे ही आप चला करते थे और तब भी अच्छे से कर नहीं पाया करते थे। ठीक है, एक वेव आई और आपको जनता ने विश्वास में लिया, आपको विश्वास दिया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों से तंग आकर के आपके ऊपर भरोसा जताया था। आप उस भरोसे पर खरा नहीं उतर रहे हो, हम तो आपको जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जो जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आपको 2014 में जनता लेकर के आई थी तो 2019 में आपने खो दिया, और 2024 में कहीं आप 70 से 7 पर न आ जाए, उसके लिए आपको जनता की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए, और आपको जो भी इस प्रकार के मुद्दे हैं जनता के उनको करना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे। इसलिए आज आप जनता का पूर्ण रूप से विश्वास हो चुके हैं, अन्यथा कोई हाल नहीं होता कि आप बड़ौदा का इलेक्शन है तो कितने भारी अंतर से हार गए, आप इलाहाबाद का इलेक्शन हार गए। ये बड़ी शर्म की बात होती है अगर आप दिल से बात को सोचे कि सत्ता में सरकार सरकार भी इतने लंबे समय तक बचा हो पीरियड। अरे विजयन जी मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ बिजली संकट पर कब आएंगे। विजयन जी मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ कि आप बिजली संकट पर कब आएंगे। आप सब जगह घूम लिए, इलाहाबाद आप पहुंच गए, बड़ौदा आप पहुंच गए। सवाल पूछा भाई ने खेला, मैं नहीं जाता इस मुद्दे पर, बिल्कुल पिछली बार मैं आपके साथ अमित की डिबेट करता हूँ, मैं मुद्दे पर रहता हूँ, लेकिन भाई कुरेद देते हैं तो क्या करें, कहना पड़ता है। पेंडेला की बात कर देते हैं, अरे उसको तो भाई 17 साल हो गए भाई, 17 साल में तो कांग्रेस भी आ लिया, आप भी आ लिए, क्यों नहीं सुधार रहे आप जनता की सुविधाओं को। देखिए अभी बिजली की बात मैं करता हूँ, बिजली की बात जो है कहीं ना कहीं बार बार वही बात फिर मैं कहना चाहूंगा। अब एक और बात मैंने सुनी थी आज दिन में कि हम जो ना हमारे कोयले का 5-7 दिन का कोयला ही हमारे इसमें बचा हुआ है, अगर इसका प्रबंध नहीं हुआ और 7 दिन के बाद कोयला पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हालात होंगे। क्यों ऐसी नौबत आती है, सरकार क्यों नहीं नहीं मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ विजयन जी
कि इसी तरीके का माहौल आपको याद है पिछले साल भी ऐसे बनाया गया था, अक्टूबर नवंबर के महीने में ऐसा कुछ माहौल बनाया गया था और ऐसी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं ऐसा हुआ, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। हाँ, तो सरकार यही तो कह रही है कि भाई आप थोड़ा सा इंतजार करिए, पेशेंस रखिए, ऐसा कुछ होगा नहीं, सरकार किस पर नजर है और सरकार इससे निपट लेगी। हाँ, अमित जी जरा देख लीजिए, आप 2-3 दिन के बाद फिर हम डिबेट पर आपके साथ में, आप हमारे को मौका देंगे तो हम फिर आपके साथ आएंगे। वो अक्टूबर और नवंबर का महीना था, सर्वकालीन सेशन था, वहाँ पर बिजली की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी। ऑलरेडी जैसे आपने चौटाला साहब का भी सुना होगा कि हम सर्दियों में बिजली केरला और महाराष्ट्र में वहाँ पर सप्लाई कर लेते हैं और गर्मी के मौसम में वहाँ से हम अपनी वापस ले लेते हैं। उस टाइम तो ऑलरेडी हमारे पास इतनी बिजली सरप्लस होती है कि अगर कुछ यूनिटें बंद भी होगी, कोयला कम भी होगा, तब भी क्योंकि खपत कम होती है उस टाइम में, और वो उस टाइम की जो व्यवस्था थी वो काबू में आ गई, तो आने भी हो, क्योंकि बिजली। हाँ, ये बात तो सही, लेकिन भूपेंद्र जी ये बात तो सही कह रहे हैं विजेंद्र जी, इस बात में तो दम नजर आ रहा है कि भाई अक्टूबर नवंबर का महीना सर्दी का महीना होता है और सर्दी में उतनी डिमांड नहीं होती है बिजली की, ये सब हम जानते हैं, उतनी खपत नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर महीने के कंपैरिजन अगर आप अप्रैल मई से करेंगे तो ये तो कहीं कहीं गलत बात होगी ना। ये बात बिल्कुल सही है, इससे तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिमांड है सर। देखिए, ये तो हम ही मान रहे हैं, हाँ, पर हमें क्या है कि 20% ज्यादा की डिमांड पिछले साल से हमारी हो गई है, जिसकी वजह से ये सारा संकट पैदा हुआ है, और ये संकट टेम्परेरी है, कोई बड़ा संकट नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एश्योरेंस दिया है, उन्होंने बात की है, हमारे मंत्री जी ने भी एश्योरेंस दिया है, और हम ये चाहते नहीं है कि हमारी कोई सरकार की लोकप्रियता घटे। हम तो 70+ का नारा लेके अब चल रहे हैं, और हमारी जो ये बढ़िया मैनेजमेंट जो है, बेस्ट मैनेजमेंट, हम जनता के लिए बेस्ट मैनेजमेंट पूरे भारतवर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बेस्ट मैनेजमेंट करके हम जनता को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होने देंगे। और एक हमारा वादा है कि हम ना कोई क्षेत्रवाद की बात करते हैं, हम तो सबका साथ और सबकी विकास की बात करते हैं, और जो भी समस्या होगी, चाहे वो बिजली की हो चाहे दूसरी समस्या हो, सबका समाधान करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हर समय तत्पर रहते हैं। हमारा जो एक वर्कर है, हमारे जो आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, और सारी पार्टी और सारी पार्टियों के सारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, एक वर्कर है, वो पूरी जनता की सेवा में दिन रात तत्पर रहता है। चाहे पीछे कोई भी हमारे ऊपर संकट आया हो, कोरोना का आया हो, दूसरा आया हो, हमारी जो है टॉप की मैनेजमेंट नहीं है, और हमने जनता को किसी किस्म की दिक्कत नहीं दी। और अभी भी हमारा प्रयास है कि जितनी हमारी प्लानिंग है, जितनी आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री की प्लानिंग है, दूसरी स्टेट की वो प्लानिंग को अडॉप्ट करने लग रहे हैं। ये तो हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने बढ़िया और इतने ईमानदार और इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा को मिले। ठीक है रेणु तंवर जी, भाई मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं, बिजली मंत्री भरोसा दे रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता आपको भरोसा दे रहे हैं, तो आप तो भूपेंद्र जी, लेकिन आपको भरोसा मुझे लग रहा है अभी भी नहीं हो रहा है। उनकी तारीफ करना उनकी मजबूरी हो सकती है, पर मेरी नहीं है। अभी इन्होंने विश्वास की बात करी, अभी जी आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, भूपेंद्र जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। ये शब्द सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, विश्वास, ईमानदारी, नैतिकता, पर ये भाजपा सरकार की आदत रही है कि पीठ में छुरा घोंपने की। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इनके मैनिफेस्टो देखिए, ये लाए थे सबका साथ सबका विकास, कितना सबका साथ रहा है और सबका ने कितना साथ साथ विकास किया है। पिछले प्रदेश की सरकार में भी और सेंटर की भी सरकार में सब लोग साथ साथ देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। और विश्वास नहीं, विश्वासघात छुपा होता है, तो वो इन्होंने कमी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है उसको पूरा करने में। और आज ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम रविवार तक, मतलब एक दिन शनिवार, अगला दिन रविवार तक हम बिजली की कमी को पूरा करने का हम वादा करके जाते हैं। तो हम भी ये विश्वास दिलाते हैं कि ये कुछ विश्वास करने लायक शायद होंगे अगर रविवार तक लाइट की ये जो कमी चल रही है ये पूरी हो जाए। ठीक है, ये खाली यही नहीं कि ये डिबेट यहाँ पे पूरी हुई, 4 लोगों ने सुना और खत्म। ऐसे थोड़ी होता है भाई। रेणु तंवर जी, कोई डेडलाइन तो तय की नहीं है, 1-2 दिन हो जाएगी। नहीं, मतलब डेडलाइन, ये कहते हैं डेडलाइन नहीं है तो कहने का क्या मतलब होता है, विश्वास का क्या मतलब होता है? यही तो डेडलाइन होती है। ये तो हम कोर्ट में तो नहीं बैठे
या कोई हमको ऑर्डर लिख के देंगे रिटर्न, उसकी ये साइन करेंगे और तब हम मानेंगे। ये विश्वास ही तो होता है, विश्वास की तो बात कर रही हूँ मैं भी। यही तो देखना है कि ये विश्वास पूरा होगा या विश्वास घात दोबारा से हमारे साथ में किया जाएगा। शर्मा जी, एक तो जो सरकार की तरफ से बार बार एक बात आ रही है, जो हमारे भाई भी कह रही हैं और सरकार के जो दूसरे माननीय हमारे मंत्री जी विधायक जी हैं वो भी इसी बात को बार बार कहते हैं कि अचानक डिमांड बढ़ती है। तो ये सबक तो इसको वापस ले सकता कि अचानक डिमांड नहीं बढ़ी है, ये डिमांड तो हर साल बढ़ती है और हर साल ही ऐसा हो गर्मी है। कोई मैंने तो अपनी 60 साल की उम्र में ये कभी नहीं देखा कि अप्रैल मई जून के महीने में गर्मी का मौसम ना हो और बिजली की खपत की ज्यादा जरूरत ना हो। दूसरी बात देखिए, आज का जो हमारा वर्ग है, जो जनता है, वो पहले वाली जनता नहीं है। पहले तो लोग खेतों में पेड़ के नीचे बैठ करके टाइम पास कर लिया करते थे, नहरों में जाकर के नहा लिया करते थे। आज बिल्कुल बदला हुआ माहौल है, बदला हुआ जमाना है और इस जमाने में बिजली जो है वो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, वेरी वेरी एसेंशियल बन चुका है। एक घंटा की बिजली के बगैर काम नहीं करता और ऐसे एसेंशियल पार्ट को भी इग्नोर करना सरकार के द्वारा, मैं समझता हूँ ये सरकार की बिल्कुल ही नीति के ऊपर संदेह प्रकट करता है। हालांकि भूपेंद्र जी सिर्फ प्रश्न को घुमाने का प्रयास कर रहे थे, कोरोना काल में चले गए, उसके भी मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ। नहीं, उनका इससे मतलब ये था, जितना मैं समझ पा रहा हूँ विजयन जी, कि भाई कोरोना को लेकर भी बहुत हो हल्ला हुआ कि कोरोना काल में किस तरीके से मिसमैनेजमेंट रहा। अब बिजली संकट को लेकर भी यही सब कहा जा रहा है। तो उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि भाई सरकार ने किस तरीके से हर चीज को मैनेज किया, कोरोना काल में किस तरीके से मैनेजमेंट रहा वो हमने देखा, और इसके पहले बिजली संकट की बात कही गई तब किस तरीके से मैनेजमेंट हुआ। और अभी भी उनको ऐसा लगता है, कि मैनेजमेंट हो जाएगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा और सरकार को भरोसा है कि लोगों को ज्यादा दिन तक बिजली संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। हाँ, अमित जी, कोरोना काल का मैनेजमेंट आप रेमडेसिविर इंजेक्शन 80-80 हजार रुपए में बिका है, सब जानते हैं। झांसी में, गुड़गांव में, झज्जर में और भी कई स्टेट में पुरानी बात होगी, वो मेरे पास है डाटा उसका। गैस की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग सड़क करके मर गए। हॉस्पिटलों के बाहर लोग पेशेंट अपने मरीजों को लेकर के बैठे, डॉक्टर एंट्री नहीं दे रहा है, एडमिशन नहीं दे रहा, कह रहा है कि हमारे पास बेड नहीं है। ये एक वेल मैनेजमेंट कहेंगे आप इसको, या एक बैड मैनेजमेंट कहेंगे, मैं तो कोरोना में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता ने कष्ट ले रहे हैं वो कभी नहीं सकती जनता। एक लोगों के हाथों में अपने सिर की जो जान निकल गई है और वो कुछ कर नहीं पाया, एक ऑक्सीजन नहीं दे पाया उसको, एक इंजेक्शन नहीं दे पाया, टैबलेट नहीं दे पाए, बेड भी दे के उसको हॉस्पिटल में लेटाने के लिए बहुत बुरा हाल हुआ। उसको छोड़िए, वो तो मतलब चले तो नमक फेंकने वाली बात है, बहुत बड़ा भाव दिया जाता है। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। भूपेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट जल्दी से। जितना बुरा हाल हमारे जो भरोसा आप दे रहे हैं बार बार कि भाई बहुत जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा, लोगों को बिजली समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, भरोसा करें इस पर। जो भरोसा आप दे रहे हैं इस पर भरोसा कर लेंगे। भी दिया है, माननीय हमारे बिजली मंत्री ने दिया है, और ये मैं भी भरोसा दे रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हम ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉर्ट आउट करेंगे और हरियाणा के जनता को हम पूरे चलो अगली डिबेट में सिर्फ 5 दिन के बाद हमें बुलाएंगे तो देखेंगे हम कितना। नहीं, बिल्कुल करेंगे विजयन जी, बिल्कुल करेंगे। जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। उम्मीद करते करें आपको ये सवाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा अगली बार। बहुत अच्छी बात, मैं आपका धन्यवाद करूंगा आपकी पार्टी की तरफ से, लोकदल पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद करूंगा। अगर जनता ये कहते हैं कि बिजली निर्बाध रूप से चलनी शुरू हो गई है तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग पीने के पानी के लिए भी तरफ जाए। चलिए, कोई नहीं, मेरे पास समय की कमी है विजयन जी, अब मुझे आपको धन्यवाद करना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो चुका है। भूपेंद्र जी आपका, रेणु तंवर जी आपका, विजयन जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इंतजार इस बात का है कि अब किस तरीके से लोगों को बिजली संकट से सरकार बचाएगी, बिजली के जो लंबे लंबे कट लग रहे हैं
उसमें कितनी जल्दी और कब तक ये कमी आएगी, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। लेकिन सरकार ये दावा भी कर रही है, लोगों से वादा भी कर रही है और ये भरोसा भी दे रही है कि आप ज़्यादा चिंता मत करिए, 1-2 दिन का समय दीजिए, ये सारी समस्या निपट जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, डिमांड अचानक से ज़्यादा बढ़ गई और इसी वजह से ये संकट खड़ा हो गया, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, इस पर निगरानी रख रही है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।